हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और क्लास 11। और चैप्टर 1 में हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस यही करना है कि डायमेंशन से हमारा मतलब क्या है, मगर उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपके लिए समझना ज़रूरी है। मसलन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय अ फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी हम कहते हैं ऐसी किसी भी क्वांटिटी को जिसको आप मेजर कर सकें। मेजर कर सके से मुराद ये है कि किसी सूटेबल यूनिट में एंड विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो क्वांटिटी कहलाएगी फिज़िकल क्वांटिटी। देखिए, बाज़ हमारी आम बोलचाल में बाज़ चीज़ें हम ऐसी कहते हैं जिससे क्वांटिटी का मिक़दार का तसव्वुर पैदा होता है। जैसे आज मेरे सर में बहुत दर्द है। ज़्यादा दर्द है या कम दर्द है, अब ये क्या है, हम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। या मिसाल के तौर पे मेरे पाँव में बहुत तकलीफ़ है, या ये कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, या ये कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अब ये बहुत कम ज़्यादा मिक़दार का तासुर तो दे रहा है, मगर ये सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, इनको मेजर करने की कोई यूनिट नहीं है और ना उसे हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कैसे बताएंगे कि कितना दर्द है आपके सर में, या आप किसी को कैसे बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में पास होने की कितनी खुशी है, या आप कैसे बताएंगे कि आपको मोबाइल छिन जाने का कितना गम है, बहुत गम है, कम गम है, वगैरह वगैरह। सो दीज आर नॉट फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आप कितनी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, जी मैं 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप देखें क्या कहा आपने, 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, घंटे यूनिट आ गया, तो बस टाइम इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। या आपका वज़न कितना है, जी मेरा वज़न है 60 kg। वैसे बाय द वे स्टूडेंट्स, kg में वज़न नहीं होता। हम फिज़िक्स में इस बात को ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं कि वज़न और मास में फ़र्क है, लेकिन आम फहम गुफ्तगू में वज़न ही कह देते हैं। कितना वज़न है आप, 60 kg। यहाँ भी ये अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं आप, और एक यूनिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा वेट या मास ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। सो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन अ सूटेबल यूनिट एसोसिएटेड विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो होगी फिज़िकल क्वांटिटी। मेरा ख्याल हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह, फिज़िकल क्वांटिटी। Any quantity which can be measured in a suitable unit associated with a numerical value। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ये हैं, टाइम, मास, डेंसिटी, प्रेशर, area, etc. There are so many physical quantities. तो चंद एग्जाम्पल हमने दे दी है। अब इस डेफिनेशन में फ़िज़िकल क्वांटिटी की एक बात सामने आई कि आप किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को बग़ैर यूनिट के पूरी तरह एक्सप्रेस कर नहीं सकते।
जैसे अगर आपसे फिर वही सवाल पूछा जाए कि आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, आप कहें जी मैं 5 से खड़ा हूँ, तो सुनने वाला क्या समझ पाएगा? 5 से खड़ा हूँ क्या मतलब? आपको बताना पड़ेगा ना कि 5 मिनट से खड़ा हूँ, या अभी 5 सेकंड ही मुझे हुए हैं, या 5 घंटे हो गए, वगैरह वगैरह। तो यू नीड a suitable unit to express or to fully represent a physical quantity। पूरी तरह से वो जाहिर जब ही होगी जब आप यूनिट भी साथ बताएं। अब जैसे यूनिट्स है मीटर, सेंटीमीटर, these are the units of length। इसी तरह से मास की यूनिट किलोग्राम है, ग्राम है, वगैरह वगैरह। तो इसमें इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो इतनी सारी हैं, हम कुछ क्वांटिटीज़ को मानते हैं दे आर बेसिक क्वांटिटीज़ और दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मजमूई तौर पे एज अ होल पूरी फिज़िक्स में हम 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, और वो ये हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और आप इन्हें बेस क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, और बेस क्वांटिटीज बुनियादी वह है जी लेंथ, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते, बाद में बात करेंगे। लेंथ, मास, टाइम, इसके अलावा करंट या चार्ज भी कहते हैं, टेम्परेचर, amount of substance, and luminous intensity, ये हो गई जनाब 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। मगर हम आज की इस डिस्कशन में सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज़ को कंसीडर करेंगे, फर्स्ट 3। वजह उसकी है कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं अपनी बुक का वो हिस्सा जिसे मैकेनिक्स कहते हैं, और मैकेनिक्स में तमाम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं या फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत ही पड़ती है, सिर्फ 3, लेंथ, मास एंड टाइम। बाय द वे कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ फिजिक्स में होती हैं वो सब डिराइव्ड होती हैं, इन्हीं से बनती हैं, ये सारी डिराइव्ड होती हैं। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे इस्तेमाल में आएंगी, हमारी डिस्कशन में आएंगी आज की क्लास में, और वो हैं लेंथ, मास एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, हम जब लेंथ को शो किया करेंगे तो कैपिटल L से शो करेंगे, मास को हम कैपिटल M से शो करेंगे, टाइम को हम कैपिटल T से शो करेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा डायमेंशंस की तरफ। कुछ फिज़िकल क्वांटिटी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी। और यहाँ लिखूँगा मैं उसकी यूनिट, और यहाँ मैं लिखूँगा फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस। ठीक है जी। जैसे वेलोसिटी, आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। लिहाजा अगर आप इस यूनिट की मदद से ये बताना चाहें
कि वेलोसिटी किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, तो आप इसे यूनिट की मदद से मीटर के बदले लिख देंगे L और सेकंड की जगह लिख देंगे कैपिटल T। तो इस तरह से इस रिलेशन को देखने वाला समझ जाएगा कि वेलोसिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। हम इसे फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं। ज़ाहिर T है, ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी। हम इस चीज़ को या इस चीज़ को कहते हैं डायमेंशंस। यानी अगर सवाल ये किया जाए कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो आप कहेंगे L/T या प्रेफरेबली LT to the power -1। Another example, acceleration। एक्सेलरेशन, जनाब एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इससे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन भी उन्हीं दोनों बेस क्वांटिटीज से बना है या उन पर डिपेंड करता है, मगर उनका इफ़ेक्ट अलग है। जो इफ़ेक्ट है उन बेस क्वांटिटीज़ का वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर है वो डिफरेंट है वेलोसिटी से। यानी आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे L/T²। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, जिसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिखेंगे यूँ LT to the power -2। और फिर फोर्स, हाँ जी, क्या है फोर्स की यूनिट, क्योंकि यूनिट से ही हम अंदाज़ा लगाएंगे ना कि इस क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज शामिल हैं। तो सब जानते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, बट न्यूटन इज़ नॉट द एक्चुअल यूनिट, इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट की इज़्ज़त अफजाई के लिए रख दिया गया है। लेकिन हमें ढूंढना होगा कि व्हाट इज़ न्यूटन इक्वल टू। तो ये ढूंढना मुश्किल थोड़ी है, सब जानते हैं। एक बड़ा मशहूर एक फार्मूला है F = ma। इस फार्मूले से आप बआसानी पता लगा सकते हैं कि न्यूटन इक्वल टू व्हाट। Force is measured in Newton, mass is measured in kilogram, acceleration in meter per second square। बात सामने आ गई कि न्यूटन इज इक्वल टू दिस, ये है जी असल यूनिट्स। तो लिहाजा न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस यूनिट से हम लिख सकेंगे डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन जी। किलोग्राम मास है कैपिटल M, मास के लिए हम कैपिटल M यूज़ कर रहे हैं। मीटर लेंथ, मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं, और सेकंड स्क्वायर T² इक्वल्स टू mLT to the power -2। ये आ गई जनाब डायमेंशंस ऑफ फोर्स। अच्छा, कोई और चीज़ ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है साइकिल्स पर सेकेंड, या वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अब जनाब गौर कीजिए कि इसकी डायमेंशंस क्या लिखे हैं। क्या साइकिल्स या वाइब्रेशन कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नो, इट इज़ नॉट, दे आर नॉट। साइकिल इज़ अ थिंग। आप सिर्फ ये कहेंगे ना कि 1 साइकिल, 2 साइकिल, 6 साइकिल, 10 साइकिल, या 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे चेयर एक चीज़ है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। 5 कुर्सियाँ रखी हुई हैं कमरे में, 5 कुर्सियाँ बस चीज़ है। तो साइकिल्स या वाइब्रेशन इज़ अ थिंग, इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है सेकंड, टाइम।
और ये डिनोमिनेटर में है, लिहाजा यहाँ साइकिल की जगह तो सिर्फ 1 लिख देंगे हम, और सेकंड की जगह टाइम लिख देंगे t टू द पावर -1। सो ये हो गई डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की। और कोई फिजिकल क्वांटिटी आसान सी ले लेते हैं, जैसे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जनाब, लीनियर मोमेंटम की यूनिट है, फार्मूला क्या है मोमेंटम का? P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास किलोग्राम में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड ये यूनिट है, यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो डायमेंशंस क्या हो गई इसकी? मास किलोग्राम में तो मास हो गया m, मीटर इज द लेंथ, एंड सेकंड इज टाइम, m l t टू द पावर -1। यानी इस कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ में m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -1 है। इसी तरह से जो फोर्स की आपने मालूम की थी तो वो क्या थी? दैट वाज mlt टू द पावर -2। ये थी फोर्स की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहाँ पर t की पावर -2 है। डेंसिटी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, डेंसिटी। तो जनाब डेंसिटी की यूनिट, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू m अपॉन v। मास किलोग्राम में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। सो ये हो गई यूनिट्स डेंसिटी की, और डायमेंशंस हो गई, किलोग्राम मीन्स मास कैपिटल M, और मीटर इज द लेंथ L क्यूब। So dimensions of density is ml to the power -3. This is volume, mass upon volume, mass upon volume, और ये सिंबल कहलाता है रो। ये सिंबल है, यूज़ करते हैं आमतौर पर डेंसिटी के लिए। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास किलोग्राम में हो गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो गया, और ये डायमेंशन हो गई। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम एग्जाम्पल से आपको किसी हद तक आइडिया हो गया होगा कि डायमेंशन से हमारा क्या मतलब है। रफली बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि डायमेंशंस दरअसल एक कॉम्बिनेशन होता है बेस क्वांटिटीज़ का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे ये पता चलता है कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो जब आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं ना इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो कॉम्बिनेशन को आप डायमेंशंस कहते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन ही है ना बेस क्वांटिटीज़ का, इसमें मास इज़ रेज़ टू पावर 1, लेंथ इज़ रेज़ टू पावर 1, टाइम इज़ रेज़ टू पावर -2। इसी तरह यहाँ भी है। तो हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं डायमेंशंस को। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is a combination of base या fundamental quantities showing the powers to which these base quantities are raised. In that physical quantity. In that physical quantity.
तो ये है स्टूडेंट्स डायमेंशंस की डेफिनीशन। अब जनाब हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और उनकी डायमेंशन आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए फिर इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस वर्कआउट करते हैं। इसका क्या तरीक़ा होगा ये अभी आप समझ जाएंगे। काफ़ी सारी हैं ये जी। सबसे पहले है प्रेशर। स्टूडेंट्स अगर आप प्रेशर की यूनिट की मदद से डायमेंशन मालूम करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बेसिक फार्मूले की मदद से डायमेंशंस फाइंड आउट करें तो वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। फार्मूला क्या है जी प्रेशर का? सभी जानते हैं, बड़ा मशहूर फार्मूला है, प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आप इसमें देखें क्या कोई और चीज़ ऐसी है जिसका फर्दर कोई फार्मूला हो ताकि और सिंपल वे में हो जाए हमारा जो ये रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि फोर्स को भी हम और सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं, यानी F की जगह M में लिख सकते हैं, बट F इज़ इक्वल टू ma। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक m इज़ द मास एंड स्मॉल a इज़ द एक्सेलरेशन एंड कैपिटल A इज़ एरिया। माइंड यू कैपिटल इज़ एरिया। सो लिहाजा प्रेशर का फार्मूला बन गया m a अपॉन कैपिटल A। अब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट हैंड साइड को आप नहीं ला सकते। अब आप लिखेंगे ऐसे, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर equals to dimensions of mass, dimensions of acceleration, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एरिया। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया तो ये डायमेंशंस का सिंबल है कि आपको इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखनी है। जब डायमेंशन लिख लेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दें, यानी आप जब मास की लिखेंगे डायमेंशंस, देखिए यहाँ तो लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि आपको प्रेशर की डायमेंशंस तो मालूम करनी है। तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू, हाँ जी, तो मास, देखिए जो m है ये खुद मास है और मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको बतौर डायमेंशन आप लिखते हैं तो कैपिटल M लिखते हैं। मतलब स्मॉल m है मास बतौर फिजिकल क्वांटिटी, और जब आप इसके बदले कैपिटल M लिख देंगे तो बन जाएगा डायमेंशन ऑफ मास। तो लिहाजा यहाँ लिख दीजिए कैपिटल M। अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि आपने मास की डायमेंशन पता कर लिए, लिख दी है। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो अभी पिछले टॉपिक में, पिछले डिस्कशन में आपको बता चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन है L अपॉन T स्क्वायर। कैसे? यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर इज लेंथ, सेकेंड इज टाइम, तो L अपॉन T स्क्वायर, L अपॉन T स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो जनाब सॉरी, डायमेंशन ऑफ एरिया, इट इज़ नॉट एक्सीलरेशन, एरिया। एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, और वो क्यों? इसलिए कि एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, विड्थ भी मीटर में मेजर करते हैं, तो एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे और मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो लिहाजा एरिया की यूनिट हो गई L, डायमेंशन हो गई L स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आप ये जो L स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाइए, यानी जो चीज़ न्यूमरेटर में है उसको तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, M L अपॉन T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L टू द पावर -2। अब यहाँ है जनाब L की पावर 1 और यहाँ है -2, मल्टीप्लाई हो रहे हैं
और मल्टीप्लाई जब होती हैं क्वांटिटीज़ तो सिमिलर क्वांटिटीज़ तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1 माइनस 2 ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, यानी ml टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को भी ऊपर ले जाएं आप, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अच्छा, बाज़ लेक्चरर्स कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास और डायमेंशन ऑफ L टू द पावर -1 एंड डायमेंशन ऑफ T टू द पावर -2। अब वो भी ठीक ही होगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप डायमेंशन तो लिख रहे हैं ना, ये डायमेंशंस ऑफ प्रेशर है, ये ऐसे लिख दिया आपने। तो ये जनाब आंसर आ गया इस पहले वाले का। प्रेशर की डायमेंशन मालूम करनी थी तो वी हैव फाउंड इट। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क। हाँ जी, वर्क की यूनिट है, वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये W फॉर वर्क। अब फोर्स को और ज़्यादा आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं, F की जगह MA लिख सकते हैं, S डिस्टेंस है। उसके बाद वही प्रोसीजर, डायमेंशंस ऑफ वर्क इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। तो मास बतौर डायमेंशन तो कैपिटल M की डायमेंशन आ गई और स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दिया। एक्सीलरेशन की डायमेंशन L ओवर T स्क्वायर। डिस्टेंस मीटर में होता है L, ml स्क्वायर T टू द पावर -2। These are the dimensions of work. Next, number 3, power. Power is equal to work upon time. Power is work upon time। फार्मूला है पावर का, कैपिटल P इक्वल्स टू W अपॉन T, और फिर W का फर्दर एक फार्मूला है F इंटू S। तो लिहाजा W की जगह F इंटू S आ गया अपॉन T। यहाँ चाहें तो बता दें क्या हुआ, ये F इंटू S, ये हमने किया है वर्क की जगह, और फिर F की जगह आप MA लिख दें, S अपॉन T। यहाँ हिंट दे दें कि F इज इक्वल टू MA होता है, तो वो हमने यहाँ लिखा है। अब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिलेशन आ गया है प्रेशर्स का पावर का। तो डायमेंशंस ऑफ पावर इक्वल्स टू dimension of mass into dimension of acceleration, dimension of distance upon dimension of time. So dimensions of power equals to mass, capital M dimension है, acceleration L over T स्क्वायर है, distance L मीटर में, और ये हो गया कैपिटल T। ये जनाब हो गई डायमेंशंस ऑफ पावर। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो क्या मिलेगा आपको, L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा, यानी डायमेंशंस ऑफ पावर इक्वल्स टू M L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, और जो T है ये बराबर में जाकर T टू द पावर -1 हो गया। ये जो था डिनोमिनेटर में T इसको ऊपर ले गए, इसको भी तो ऊपर ले जाए ना। डायमेंशंस ऑफ पावर इक्वल्स टू ml स्क्वायर इंटू T टू द पावर -1 इंटू T टू द पावर -2। सेम क्वांटिटी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 और -2 -3। Dimensions of pressure equals to ml square T to the power -3।
ये आ गई जी डायमेंशंस पावर। पावर की डायमेंशन आपने मालूम कर ली। अब आती है डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की। नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी। जी जनाब, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। सो डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी equals to dimension of mass into dimension of velocity square। अरे ये हाफ कहाँ चला गया, हटा दिया, इसलिए कि हाफ एक मैथ नंबर है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। उसका क्या ताल्लुक डायमेंशन से? हम तो डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, लिहाजा ये नंबर को रिमूव कर दिया आपने, कर देना चाहिए। मास डायमेंशन है कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन है L/T होल स्क्वायर, और ये बन गया जी mL²/T², और ये फाइनल हो गया mL²T⁻²। These are the dimensions of kinetic energy। और उसके बाद है टॉर्क। स्टूडेंट्स है टॉर्क की जो डायमेंशन है, तो टॉर्क का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। टॉर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रफली डिस्प्लेसमेंट वही F इंटू डी कह लीजिए, और बाकी जो इसका वर्क है वो उसी तरह से होगा जैसे कि वर्क में हुआ था, F की जगह M में आ गया। और डायमेंशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास, dimension of acceleration, dimension of distance, displacement, dimensions of torque equals to capital M L/T² L, dimensions of torque equals to mL²T⁻²। ये हो गई जी डायमेंशन। जल्दी में इसलिए कर दिया कि बिल्कुल यही स्टेप आप कर चुके थे वर्क में। अच्छा जी, तो पावर हो गया, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क भी हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 6 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ मिलेगा जी? ये मिलेगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज F equals to capital G m1 m2/r²। जी बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्या चीज़ क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें आप जानते हैं। फोर्स है, डिस्टेंस है, ये दो बॉडीज़ के मासेस हैं। ये किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है मास की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसका फार्मूला है ये। तो सबसे पहले तो आप इसमें से कैपिटल G को अलग कर लीजिए, ठीक है जी। तो r² मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और कैपिटल G निकालेंगे तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ होगा जाएगा कैपिटल G इक्वल्स टू F(r²)/m1 m2। अच्छा, राइट हैंड साइड पर कोई और चीज़ मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकती है तो वो फोर्स है, तो लिहाजा आप F की जगह M में लिख दीजिए, बाकी m1 m2। स्टूडेंट्स m1 और m2 जो वन जो सबस्क्रिप्ट लिखा है, तो m(1) मतलब है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, और m2 लिखा है तो मास ऑफ सेकंड बॉडी। तो मास चाहे फर्स्ट बॉडी का हो या सेकंड बॉडी का, मास तो मास होता है। लिहाजा आप ये 1 और 2 का तकल्लुफ़ तो कर दिए ख़त्म, यानी ये हो जाएगा
कैपिटल G इक्वल्स टू एम ए आर स्क्वायर और ये हो गया एम स्क्वायर। ठीक, चाहे तो यहाँ वजाहत कर दीजिएगा कि m1 ये भी m हो गया और m2 ये भी m हो गया। अच्छा जी, m से एक m कैंसिल हो गया, रह गया ए आर स्क्वायर अपॉन m। अब इससे सिंपलीफाई तो होगा नहीं है, तो बस आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाएं, अभी से ये तरीका भी ठीक है। ए आर स्क्वायर एम टू द पावर -1। अब उसके बाद लिख लें डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ मास टू द पावर -1। लिख लीजिए इनकी डायमेंशंस। तो डायमेंशंस राइट हैंड साइड पर जब आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी, डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन L अपॉन T स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस L स्क्वायर, डिस्टेंस L है और ये स्क्वायर है, और डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल M टू द पावर -1। तो जनाब ये क्या बन गया, L इंटू L स्क्वायर L क्यूब M टू द पावर -1 और T को आप लाएंगे यहाँ T टू द पावर -2। सो ये हो गई डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जनाब ये आंसर आ गया इसका। और अब व्हाट इज द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम। मैं ख्याल यहाँ जगह बना लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। यह है नंबर 7, एंगुलर मोमेंटम। नंबर 7, एंगुलर मोमेंटम। कोई बॉडी सर्कल में घूम रही होती है तो उसका मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। आगे पढ़ेंगे आप इसी किताब में इस टॉपिक के बारे में तफसील से। इसका फार्मूला है जी L इक्वल्स टू mv/r। L से हमारा मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। अब जरा कंपेयर करें इस फार्मूले को लीनियर मोमेंटम से तो ज़रा फ़र्क है। मास और वेलोसिटी यहाँ भी है और यहाँ भी है, सिर्फ एक रेडियस ऑफ सर्कल ज़्यादा आ गया उसमें, mv/r। तो बस डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इंटू डायमेंशन ऑफ रेडियस। तो मास की डायमेंशन कैपिटल M है, वेलोसिटी की L अपॉन T है और रेडियस लेंथ है। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू ml स्क्वायर T टू द पावर -1। एंड द लास्ट वन, नंबर 8, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन क्या है, टेंशन इज अ फोर्स। सो टेंशन इज नथिंग बट फोर्स। जब आप स्ट्रिंग के एंड पर कोई वेट लटकाते हैं तो स्ट्रिंग को, उस वेट को संभालने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ती है, वो फोर्स को आप टेंशन कहते हैं। तो लिहाजा T जो है F के बराबर होता है और F ma के बराबर होता है। सो डायमेंशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। डायमेंशन ऑफ टेंशन इज मास की डायमेंशन कैपिटल M, एक्सीलरेशन की L ओवर T स्क्वायर। तो ये हो जाएगी जनाब डायमेंशन ऑफ टेंशन इक्वल्स टू ml T टू द पावर -2।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अब आपको डायमेंशंस के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।